आज अपन एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं 4.21। एग्जांपल क्या बोल रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 विद वेलोसिटी ऑफ 10 j कैप पर मीटर पर सेकंड। j कैप का मतलब y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं है। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल को मैं u से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, u बार। ओके, उसके बाद क्या बोला सर? उसके बाद बोला मूव्स इन xy प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे रखा है, कितना दे रखा है? 8i कैप प्लस 2j कैप, 8i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। i कैप का मतलब क्या? जो i कैप के साथ है वो ax है, यानी कि ax आपका आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो j कैप के साथ है मतलब y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ay कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और ये कांस्टेंट है क्योंकि कहीं पे भी t नहीं दिख रहा है, मतलब ये टाइम के साथ या पोजीशन के साथ वेरी नहीं कर रहा है, कहीं t या x ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, ये कांस्टेंट है, इन्होंने भी बोल रखा है। ओके, उसके बाद आगे क्या बोला? एट व्हाट टाइम द x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज 16 मीटर। पहला ए पार्ट क्या बोला क्वेश्चन कि x इक्वल टू 60 मीटर कब होगा? x इक्वल टू 60 मीटर कितने टाइम पर होगा? ओके सर, t इक्वल टू 0 से पार्टिकल शुरू करता है। सर ax कितना? ax 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ux कितना? x डायरेक्शन में तो कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ux तो 0 है। ux तो कितना है सर? 0 है। क्या मैं मोशन की इक्वेशन लगा सकता हूं? जब भी मोशन की इक्वेशन लगाऊं, यूनिफॉर्म मोशन की, तो सोचना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? हाँ यार, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो मैं इजीली sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर। बच्चे ने बोला बहुत बढ़िया। sx कितना? 16, sx कितना? 16 मीटर इक्वल टू ux कितना? ux 0 प्लस हाफ ऑफ ax कितना? 8, ax कितना? 8 इंटू टी स्क्वायर। यस और नो? यहां से 8 और ये हो गया 4 टाइम्स, और ये 4 16 से कैंसिल हो गया, इधर बच गया 4, तो 4 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहां से t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। t की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेकेंड। तो पहला पार्ट हो गया t इक्वल टू कितने सेकंड पे? 2 सेकंड पे 16 मीटर होगा। व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट दैट टाइम? इस t इक्वल टू 2 सेकंड पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा? t इक्वल टू 2 सेकंड पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला? फिर से ये y इक्वल टू uyt प्लस हाफ ऑफ ay इंटू टी स्क्वायर। अब sy लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, y निकालना है, तो y इक्वल टू uy कितना? 10, t कितना? 2 सेकंड। दैट टाइम का मतलब क्या? 2 सेकंड पे जब x इक्वल टू 16 मीटर था। 1/2 ay कितना? ay2 इंटू टी स्क्वायर। t मतलब कितना? 2 का स्क्वायर। इस 2 से ये 2 गया, 2 का स्क्वायर कितना? 4, और ये 10 इंटू 2 कितना? 20, y इक्वल टू 24। अरे ये 20 प्लस 4 24, तो y इक्वल टू आ गया 24। y इक्वल टू कितना आ गया? 24। y इक्वल टू कितना आ गया? 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या पूछा इन्होंने? नेक्स्ट बी पार्ट में क्या पूछेंगे? What is the y coordinate? हाँ, बी पार्ट का what is the speed of particle at that time? स्पीड पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? स्पीड। अब देखो स्पीड के लिए मैं क्या करता हूँ वो देखना। स्पीड के लिए आप देखते जाना, ये वाला पोर्शन हटा रहा हूं। एट दैट टाइम का मतलब 2 सेकंड पे स्पीड क्या होगी? बच्चे ने बोला सर स्पीड कैसे निकालूंगा? मैंने बोला मैं 2 काम करूंगा। पहले तो मैं vx कैलकुलेट करूंगा, तो सर vx होगा ux प्लस ax इंटू टी। v बराबर u प्लस at होता है, तो vx इक्वल टू ux कितना है ही नहीं, 0 स्टार्टिंग में सिर्फ u आया था, प्लस ax कितना 8 इंटू t कितना 2 सेकंड। तो यहां से vx आ गया 16 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली मैं vy के लिए ऐसे लिखूंगा vy इक्वल टू ui प्लस ay इंटू टी। सो vy इक्वल टू ui कितना 10 देर का क्वेश्चन, प्लस ay कितना 2, टाइम कितना 2। तो ये कितना हो गया 10 प्लस 2 इंटू 2 4, यानी कि 14। 10 प्लस 4 कितना हो गया 14, तो vy आ गया 14 मीटर पर सेकंड। ओके, बच्चे ने बोला सर अब, मैंने बोला वेलोसिटी होती क्या? वेलोसिटी होती है vx i कैप प्लस
वी वाई जे कैप। और सर स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मोड ऑफ वी ना। मैंने बोला हाँ यार, इसका मतलब सर ये हुआ ना रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। मैंने बोला बिल्कुल सही। वी एक्स कितना 16, वी वाई कितना 14, तो रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। सॉल्व कर देना आगे कैलकुलेटर से। 16 का स्क्वायर 256, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 और 14 का स्क्वायर 196 ना। हाँ 196, तो इन दोनों को जोड़ देना कुछ 122 आएगा आंसर है ना, देख लेना। ओके आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4.22 4.21 हो गया। आगे बढ़ते 4.22। अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, मैं टेस्ट में फिर पूछ सकता हूँ, याद रखना ये क्वेश्चन में 3 मार्क्स का टेस्ट में पूछ सकता हूँ। 4.21 इंपॉर्टेंट है, 4.21 इंपॉर्टेंट है। अगला करते हैं 4.22 क्वेश्चन पढ़ो। I cap and J cap are the unit vectors along x and y axis respectively. अब वो तो पता है। What is the magnitude and direction of vectors I cap plus J cap and I cap minus J cap? कोई दो वेक्टर है, लेट्स से P वेक्टर को मैंने कंसीडर कर दिया I cap plus J cap और एक Q वेक्टर है I cap minus J cap। ऐसे दो वेक्टर है, तो पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। P वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी और Q वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। यू मे यूज ग्राफिकल मेथड। नहीं, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कोई A वेक्टर है और उसके अलोंग द डायरेक्शन ऑफ। ओके ओके, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताते हैं। एक बात बताऊं, अगर मैं इसको x एक्सिस कंसीडर करूं तो ये y एक्सिस होगी। बच्चे ने बोला बिल्कुल सही। तो ये माइनस y एक्सिस होगी, बोला यस। अगर मैं इसके अलोंग प्लस आई कैप कंसीडर कर दूं तो इसके अलोंग प्लस जे कैप होगा, तो इसके अलोंग माइनस जे कैप होगा। बच्चे ने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। मैंने बोला ठीक है। तो आई कैप प्लस जे कैप का क्या मतलब, आई कैप के पास में 1, जे कैप के पास में भी साइड में 1, जो तुम्हें दिख नहीं रहा है। ओहो सर, आई कैप मतलब इधर, जे कैप मतलब इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट तो कहीं इधर आएगा ना। अरे आई कैप प्लस जे कैप, दो वेक्टर को जोड़ना हो, आई कैप मतलब ऐसे, जे कैप मतलब ऐसे, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1। अरे यार दोनों का, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप की लेंथ भी 1, तो ये कितना आ जाएगा, ऐसे तो रिजल्टेंट आएगा ना। दो वेक्टर का एडिशन आता है ना। बच्चे ने बोला हाँ सर। तो मैंने बोला आई कैप जे कैप इधर है तो रिजल्टेंट इधर आएगा। बच्चे ने बोला ठीक है सर। तो दिस वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप। ओके, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मोड ऑफ पी वेक्टर रूट ऑफ, यहां कितना है 1, यहां भी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2। इसका देखो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू कितना आएगा, रूट, यहां भी 1 है और यहां माइनस 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। अरे माइनस 1 का स्क्वायर करो तो भी प्लस 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 1 रूट 2। अरे माइनस 1 का स्क्वायर करते ही प्लस 1 बन जाता है। ओके सर, वो कहां होगा, देखो आई कैप किधर, इधर, माइनस जे कैप किधर, नीचे, ये रहा माइनस जे कैप, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यही तो आएगा। ओह सर, दिस इज क्यू वेक्टर एंड दिस इज द आई माइनस जे। सर डायरेक्शन कैसे निकाला, मैंने बोला दिस एंगल, ये वाला पी वेक्टर की डायरेक्शन होगी, इसको मैं पी मान लूं और इसको मैं क्यू मान लूं, ये वाली डायरेक्शन इधर होगी और वो वाली डायरेक्शन ऊपर होगी। जब भी डायरेक्शन निकालनी हो, याद रखो, जब भी डायरेक्शन निकालनी हो तो क्या tan थीटा लगाओगे, तो पहले वाले के लिए p के लिए tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा, जो भी y कंपोनेंट होगा अपॉन i कंपोनेंट, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। ये एंगल थीटा है, लेट्स से दिस एंगल थीटा, या इसको मैं अल्फा मान लूं और नीचे वाले को मैं बीटा मान लूं, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, यहां कितना, जे कैप मतलब 1 डिवाइड बाय आई कैप में भी कितना है 1, तो 1 बाय 1 1, tan अल्फा 1, यानी कि tan अल्फा 1 कब होगा, जब अल्फा 45 डिग्री, अल्फा 45 डिग्री एक्स एक्सिस से, कहां से, फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंगल कैसे आ रहा है, एस एस, एंटी क्लॉकवाइज, कुछ समझ में आ रहा है, एस 45 डिग्री कैसे, एस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी
क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब दूसरा क्या बोला कि आई कैप माइनस जे कैप की डायरेक्शन कैसे निकालना है? देखो ये वाला माइनस जे कैप, ये वाला, तो tan बीटा इक्वल टू ये क्या -1, तो ये -1, और ये वाला +1, तो -1/1, तो tan बीटा इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या, बीटा -45, बीटा -45 डिग्री। -45 का मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चल रहा, ऐसे चल रहा क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा, देखो नेगेटिव आ रहा है, तो लिख लेना डायरेक्शन क्लॉकवाइज। डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। क्या क्लियर है कि बिल्कुल ही क्लियर है? इतना समझ लो, इतना समझ लो, फटाफट फटाफट नोट कर लो। मैग्नीट्यूड निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी, मैग्नीट्यूड मैंने सिखा रखा था। ओके, फिर बोल रखा है अगला बी पार्ट, इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, बी पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए। ए के क्या कंपोनेंट होंगे? ए वेक्टर कुछ ऐसा दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये आपको ए वेक्टर दे रखा है, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ i कैप प्लस j कैप एंड i कैप माइनस j कैप। इस वेक्टर के अगर मैं i कैप प्लस j कैप के अलोंग लूं तो क्या कंपोनेंट होंगे, और i कैप माइनस j कैप के अलोंग लूं तो क्या कंपोनेंट होंगे। अच्छा, कंपोनेंट क्या होते हैं वो समझो पहले। अगर कंपोनेंट समझ में आ गया ना तो दिल खुश हो जाएगा। बच्चे ने बोला वही तो सर चाहिए, दिल ही तो खुश करा दो। मैंने बोला आ जाए मेरे साथ। दिस इज द एक्स एक्सिस मतलब i कैप, दिस इज द y एक्सिस मतलब j कैप। अगर मैं तेरे को बोलता कि अगर कोई वेक्टर ऐसे होता, लेट से वेक्टर a, और वे वेक्टर a ऐसे लिखा होता, a इक्वल टू ये लिख रखा है जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप। इसका क्या मीनिंग निकलता है कि 2 निकलना है आपको i की डायरेक्शन, ऐसे 2 यूनिट चलना है i की डायरेक्शन में। i क्या पता था, डायरेक्शन इनटू x डायरेक्शन है ना, और 3 यूनिट चलना है किस डायरेक्शन में, j में। अच्छा, अगर मैं बोलता कि इस a वेक्टर का i कैप में कितना कंपोनेंट है तो आप लिखते दो, कितना, 2। लेकिन यहां तो सर i प्लस j है और i माइनस j है, सर कैसे करोगे? मैंने बोला मैं ट्रिक बताता हूं। क्या बताता हूं? ट्रिक। बोला सर ट्रिक ही तो बताओ। मैंने बोला ट्रिक सुनो, अगर मेरे को क्या लाना था, x डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो x के लिए डायरेक्शन क्या है, i कैप। तो आपको क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, एक लाइन लिख रहा हूं थ्योरी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, समझ जाना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग i कैप, अलोंग i कैप, यहां x एक्सिस, अलोंग i कैप कैसा लिखोगे, वेक्टर a डॉट i। अच्छा सर इसका मतलब क्या हुआ, a वेक्टर कितना, 2i कैप प्लस 3j कैप, और बीच में डॉट प्रोडक्ट है, डॉट, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट i कैप। आपको पता i डॉट i1 होता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, और दोनों सेम डायरेक्शन, cos 0 1 बन गया। ओ सर 2i डॉट i1 बन गया, j डॉट i तो 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, j और i क्या परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है। ओहो सर याद करो, i डॉट j करोगे तो ये आएगा मोड ऑफ i1 मोड ऑफ j v1, लेकिन cos 90 आ जाएगा, और cos 90 0 होता है, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, इसलिए पीछे वाला पार्ट 0 हो जाए। ओ सर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग i कैप ऐसे निकाल लिया, मतलब सिर्फ आपको जिस भी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट चाहिए उसका यूनिट वेक्टर लिख लो, x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट चाहिए यूनिट वेक्टर लिख लो। ओ हो, ये ट्रिक है, ये समझ जाना, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे ने बोला ठीक है सर देखते हैं आपका ये कॉन्सेप्ट काम आता है नहीं आता। मैंने बोला देख अभी आएगा। मैंने बोला ये वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर निकाल, क्यों, क्योंकि मेरे को डायरेक्शन चाहिए, इसका यूनिट वेक्टर। लेट से ये वेक्टर कौन सा था अपना, p, कौन सा वेक्टर था, p, इसको मैंने लिख लिया p, इसको मैंने लिख लिया p, और इसको मैंने लिख लिया q। तो p का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, यूनिट वेक्टर ऐसे होता है कैप,
और इसकी डेफिनेशन मैंने सिखाई थी, वेक्टर p अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p। बच्चे ने बोला सर ये तो हमें आता है, मैंने बोला बस तो नाचो। p वेक्टर कितना, i कैप प्लस j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p कितना, अभी तो निकाला √2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट। ओह सर ये आ गया यूनिट वेक्टर p। अब सिमिलरली यूनिट वेक्टर q भी निकाल, तो यूनिट वेक्टर q भी आ जाएगा i माइनस j डिवाइड बाय √2। अब कुछ भी पूछ, a के अलोंग पूछ, b के अलोंग पूछ, किसी के, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग p, i प्लस j का मतलब क्या, मैंने p कंसीडर कर दिया, तो मैं यहां थ्योरी लिख रहा हूं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर p, तो क्या लिखोगे, इसका आंसर आएगा, सर अभी तो सिखाया था आपने, a डॉट p कैप, क्योंकि उस टाइम i कैप था, क्योंकि मेरे को x डायरेक्शन में चाहिए था, अब मेरे को x नहीं चाहिए, वेक्टर p की डायरेक्शन में चाहिए, तो p कैप से मल्टीप्लाई कर। बच्चे ने बोला ठीक है, a वेक्टर कितना, 2i कैप प्लस 3j कैप, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। डॉट प्रोडक्ट p कैप कितना है, ये पढ़, i प्लस j डिवाइड बाय √2। अब समझना, √2 यही पड़े रहने दो थोड़ी देर के लिए, i डॉट i 1, i डॉट j 0 हो जाएगा, लेकिन j डॉट j तो 1 हो जाएगा ना, तो i डॉट i भिड़ेगा, तो कितना बना 2, फिर i डॉट j 0, फिर j डॉट i भी 0, लेकिन j डॉट j फिर बन जाएगा ना, तो 2 प्लस 3, अरे यार डिवाइड बाय √2, तो एज इट इज, तो ऊपर कितना आ गया 5 बाय √2, तो ये आ गया 5 बाय √2। अब कंपोनेंट अलोंग q वेक्टर कैसे निकालोगे, फटाक से ये मैं रफ कर रहा हूं, कंपोनेंट अलोंग, मैं थोड़ा दिमाग लगा रहा हूं, फिर से लिखा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर q, तो q के अलोंग निकालना है, तो q का कैप निकलो, q का कैप वो बड़ा सा i कैप माइनस j कैप डिवाइड बाय √2। कुछ ने बोला ये क्या कर रहे हो सर, मैंने बोला देखो, i डॉट i मतलब 1 हो गया, बच गया ना गया 2, फिर i डॉट j 0, फिर माइनस j डॉट i फिर भी 0, लेकिन माइनस j डॉट j तो 1 बन गया ना, और माइनस और प्लस माइनस बन गया, डिवाइड बाय √2, तो एज इट इज है नीचे, तो -1 डिवाइड बाय √2, ये कंपोनेंट हो गया। कंपोनेंट हमेशा एक नंबर होता है, क्या समझ में आया नहीं आया, यस और नो, फटाक से नोट कर लो, फटाक से नोट कर लो, आगे बढ़ता हूं। कंपोनेंट सीख गए ना, कॉपी के ऊपर लिख लेना, किसी भी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालना हो, दैट वेक्टर इनटू कौन से डायरेक्शन में निकालना है, उसका यूनिट वेक्टर ले लो, डायरेक्शन समझ में आती है ना, इसलिए। एग्जांपल नंबर कौन सा था, एक्सरसाइज का 4.23, एग्जांपल नंबर 4.23 क्या बोला, 4.23, फॉर एनी आर्बिट्रेरी मोशन इन स्पेस, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड भी नहीं बोला, आर्बिट्रेरी मोशन, इन्होंने वर्ड बोल दिया आर्बिट्रेरी, कैसी भी मोशन हो सकती है, आर्बिट्रेरी बोला ना, आर्बिट्रेरी मोशन इन स्पेस, ओके भाई ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू, कौन सा रिलेशन ट्रू है, पहला ए देखते हैं, ए क्या बोल रहा है, वी एवरेज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, v1 t टाइम पे प्लस v फाइनल वेलोसिटी एट t टाइम, t2 टाइम पे, ये t1 टाइम पे बाय 2, ये एवरेज वेलोसिटी ऐसे कब लिखते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, लेकिन इन्होंने तो आर्बिट्रेरी मोशन बोला है, इसलिए ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू नहीं है, मतलब क्या हो गया, फॉल्स, नॉट ट्रू, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। व्हाई, ये कब होता सही, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होती, तो सही हो जाता, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, इसलिए एक्सरसाइज अच्छे से मेरे देखना, सॉल्यूशन, वी एवरेज, सेकंड बोल रखा है, वी एवरेज इक्वल टू RT2, वी एवरेज इक्वल टू लिख रखा है पोजीशन एट T2 टाइम, पोजीशन एट T2 टाइम और पोजीशन वेक्टर एट T1 टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस अपॉन T2 माइनस T1, टाइम का डिफरेंस दे रखा है, ओ तेरी ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ये ऑलवेज सही होता है, मतलब ये ट्रू है,
ये क्या हो गया ट्रू। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी मोशन ये ऑलवेज रिलेशन होल्ड करता है किसी भी मोशन के लिए। ओके, सी क्या बोल रहा है? सी बोल रहा है वी टी इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। टी इक्वल टू बोला वी नॉट मतलब जीरो टाइम पे प्लस ए इंटू टी। अरे ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड के लिए होती है, ये इक्वेशन तो मैंने रटवाई थी ना, v बराबर u प्लस ए टी। तो दिस इज द फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि ये इक्वेशन सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ही लगेगा। यहां तो इसने एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्वेश्चन में बोला ही नहीं, आर्बिट्ररी मोशन बोला है, कुछ भी मान सकते हो, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। चलिए सी डी पार्ट देखते हैं, अगले वाला पार्ट नोट कर लो पोज करके। डी पार्ट क्या बोल रहा है? आर टी इक्वल टू आर नॉट, आर टी पोजिशन वेक्टर इक्वल टू आर नॉट जीरो टाइम पे प्लस क्या बोल रहा है? वी नॉट टी प्लस क्या बोल रहा है? वी टी सॉरी यू टी, वही यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। बच्चा कंफ्यूज होता है, आर टी माइनस आर नॉट, आर टी माइनस आर नॉट। दिस इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट एस और दिस इज व्हाट यू। वी नॉट का मतलब क्या? जीरो टाइम पे वेलोसिटी क्या होती है? यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी। ये इक्वेशन तो सही है, पर ये कब सही है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो। ये ऑलवेज सही नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स हुआ। ये इक्वेशन तभी लगती है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट हो, लेकिन इन्होंने आर्बिट्ररी मोशन बोल रखा है, इसलिए गलत हो गया। चलिए अगला पार्ट करते हैं ई। ये क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन एवरेज, एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू क्या बोल रखी इन्होंने? वी टी टू टाइम पे वेलोसिटी मतलब फाइनल टाइम पे माइनस इनिशियल टाइम पे अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओ दिस इज द डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। करेक्ट, ये हो गया ट्रू हो गया। क्या हो गया? ट्रू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.24, क्वेश्चन नंबर 4.24 क्वेश्चन नंबर 4.24 क्या बोल रहा है? रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन एंड एग्जांपल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स दिखाना है, ट्रू और फॉल्स। पहला है स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट। स्केलर क्वांटिटी, ए स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट। स्केलर क्वांटिटी क्या चीज होती है? इन्होंने ये बोला इज वन दैट इज कंजर्व्ड इन ए प्रोसेस, इज कंजर्व्ड इन ए प्रोसेस। गलत बात भाई, कंजर्व्ड इन प्रोसेस कोई जरूरी थोड़ा ही, क्योंकि मान लो आपके पास कोई एनर्जी है, एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? एनर्जी स्केलर है, एनर्जी कैसी है? स्केलर है। ऑलवेज एनर्जी कंजर्व हो ये कोई जरूरी नहीं है। आपका मास हो सकता है, मास भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ऑलवेज कंजर्व रहे ये कोई जरूरी नहीं है। मान लो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी ऑलवेज कंजर्व रहे ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब पहला स्टेटमेंट फॉल्स, पहला क्या हो गया? फॉल्स। दैट्स व्हाई क्या हो गया? फॉल्स। बी पार्ट लिखो। बी पार्ट रहेगी इज कैन नेवर टेक ए नेगेटिव वैल्यूज। भाई ऐसा किसने बोला? टेम्परेचर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, तो बी पार्ट भी फॉल्स हो गया। मतलब स्केलर पॉजिटिव नेगेटिव हुई कोई जरूरी नहीं है। जैसे एनर्जी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इन्होंने स्केलर के लिए रखने ये चेक करने को बोल रहा है, ठीक है। मस्ट बी डायमेंशनलेस, कैसी बात करते हो बेवकूफ वाले मतलब फॉल्स, मतलब क्या? फॉल्स। एनर्जी डायमेंशनलेस, अरे कहाँ? एनर्जी की तो डायमेंशन होती है। एनर्जी एक तरीके से वर्क डन होता है। एनर्जी क्या होता है? वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या हुआ? फोर्स क्या हुआ? फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1L1 t-2 इनटू इस डिस्टेंस का क्या होगा? L1। तो इसका तो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया ना, m1L2 t-2। फोर्स का ऑलवेज याद रखना, m1L1 t-2।
आगे बढ़ते, तो ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस मतलब फॉल्स। डी पार्ट क्या बोला, डी पार्ट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस। कैसी बात कर रहे हो, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे ये वेरी नहीं कर सकता। अरे भाई कर सकता है, अरे वेरी कर सकता है, स्केलर है। टेम्परेचर देखो कैसे, अगर मैंने आपको एक रॉड दी और उसको यहां से गर्म कर दिया, यहाँ पे बर्नर लगा के आग लगा दी, क्या लगा दी, आग लगा दी, तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ का टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है ना, यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो यहाँ का 60 डिग्री हो जाएगा। तो टेम्परेचर वेरी कर रहा है ना, टेम्परेचर तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और ये वेरी कर रही है, तो ये स्पेस में वेरी कर रही है। ये तो बोल रहे हैं कि डज नॉट वेरी, मतलब अगेन ये फॉल्स हो गया। डी ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स। डी ऑप्शन फॉल्स हो गया। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विथ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। सिर्फ एक ही पार्ट ट्रू है, कैसे वो समझा, क्योंकि स्केलर का मतलब क्या, स्केलर का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड। स्केलर का मतलब क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट स्केलर के लिए, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, नहीं तो वेक्टर बन जाएगा। तो उन्होंने बोला ऑब्जर्वर विथ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस का मतलब क्या, आप अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, मतलब आप यहाँ बैठ के देखो या फिर उस साइड जाके देखो, कहीं जाके आप ट्रेन में बैठ के देखो, फिर भी ये 60 डिग्री होगा ना। वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब ये वाला ऑप्शन ट्रू हो गया कि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, स्केलर है ना, समझ जाओ। तो लास्ट एग्जांपल 4.25, लास्ट एग्जांपल 4.25 4.25 क्या बोल रहा है आपसे, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग ए हाइट ऑफ 3400 मीटर। यहां पे आपका एयरक्राफ्ट है, कितनी हाइट, 3400 मीटर है। यहां पे कोई ऑब्जर्वर है और यहां पे एयरक्राफ्ट है, उड़ने तो एयरक्राफ्ट है। above the ground if the angle subtended at ground observation point, ये वाला पॉइंट है ना ऑब्जर्वेशन, यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, by observation point by the aircraft position 10 सेकंड apart is 30 डिग्री, कि 10 सेकंड में ये इसकी वेलोसिटी मान लो v है, एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी क्या है, v एयरक्राफ्ट v है। तो थोड़े टाइम बाद, कितने टाइम बाद, 10 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद ये यहां चला जाता है और ये वाला एंगल इन्होंने 30 डिग्री बोल दिया। कितना एंगल बना लेता है, 30 डिग्री, जहां से ऑब्जर्व किया था उसी पॉइंट पे 30 डिग्री बनाता है। तो बोला कि ये VA कितना होगा, एयरक्राफ्ट की स्पीड क्या होगी, तो बहुत आसान है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस होती क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंसीडर करना है ना, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इनटू टाइम कितना, 10 सेकंड। ये डिस्टेंस पता है, ये 3400 पता है और ये एंगल पता है। क्या मैं ये एंगल 90 समझ लूं तो क्या मैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा सकता हूं, सर tan थीटा tan 30 डिग्री इक्वल टू VA इनटू 10 अपॉन बेस कितना, यस ओके, tan 30 डिग्री होती है 1/√3, याद होना चाहिए, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इनटू 10। देखो ये 10 से 10, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, नीचे कितना बचा 340, तो वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट ये 340 इस साइड आ जाएगा, तो 340 डिवाइड बाय √3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपको एडिशनल नहीं करनी, एडिशनल एक्सरसाइज नहीं करनी, ठीक है। आप चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मत करो, आप चाहो ना, आपके पास टाइम है, आप कुछ गेम खेलना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको डाउट आए तो मुझे पूछ भी सकते हो, सर मैं एडिशनल करना चाहता हूँ, कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है, आज के लेक्चर यानी कि चैप्टर 4 खत्म, यहीं पे चैप्टर 4 ओवर, कंप्लीट। अब सुनो, इतने दिन तुमने मजे किए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब फिजिक्स में मजा आना शुरू होगा। नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, चैप्टर नंबर 5, लॉज ऑफ मोशन। जो लॉज ऑफ मोशन है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, मतलब अब अपन ये समझेंगे कि पार्टिकल ऐसे मोशन क्यों कर रहा है। पहले तो
प्रोजेक्टाइल मोशन होती थी, कुछ भी होता था, बस अपन देखते थे कि हाँ हो रहा है। अब तो पूछेंगे कि मोशन का कोज क्या है, मोशन का कोज क्या है, मोशन का कारण क्या है, तो फिर वहां पे फोर्स निकालेंगे। और ये मेन चीज अगले चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलता हूं, चैप्टर नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में बोलते हैं एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन बाबा के जो लॉ थे ना, 3 लॉ, वो सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो रेडी हो फटाफट, कल संडे है तो सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दो और मंडे से एक भी वीडियो स्किप नहीं करोगे, कसम खा लो। बनना है ना इंजीनियर डॉक्टर फिर से, यार तुम्हें बनना है ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अच्छे से, बस गोल से भटकना मत। 11th पास तो मैं करा सकता हूँ तुम्हें ऐसे, लेकिन इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए हर वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, एक भी वीडियो मिस नहीं कर सकते। तो सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दो और मिलते हैं फिर मंडे को सीधा।